नमस्कार, खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को समूल नष्ट करने के लिए योजना बनाई, जिसके बाद नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 तय की गई है और टारगेट को पूरा करने के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई तेज की। नतीजा ये है कि सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई लाल आतंक के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में नक्सलियों ने बड़े स्तर पर सरेंडर किया। आज मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष एमएमसी जोन के केबी डिवीजन के 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें 77 लाख रुपए का इनामी कबीर के साथ 10 और नक्सली शामिल हैं। इनमें 4 महिलाएं और 6 पुरुष नक्सली हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का बालाघाट जिले में भी करीब 35 सालों से लाल आतंक का कलंक है, जो लगभग अब पूरी तरह से मिट चुका है। बीते सालों में या तो हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं या उन्होंने सरेंडर किया है। 6 दिसंबर की रात को मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ और आज नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने हथियार डाले हैं। केंद्र और राज्य सरकारों का सबसे बड़ा उद्देश्य नक्सल मुक्त प्रदेश बनाना है। फिर चाहे नक्सली सरेंडर करें और मुख्य धारा में आए या फिर नक्सलियों को मार गिराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल सुरक्षा बलों ने बालाघाट में 2350 से ज्यादा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए, जिसका परिणाम ये रहा कि एमएमसी जोन के 8 नक्सली मारे गए और 2 दर्जन से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ऐसे में ये नक्सलवाद की ताबूत में आखिरी कील माना जा रहा है। दरअसल ये सरकार ने एंटी नक्सल अभियान का सीधा असर है और जब 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, अब नक्सलियों से अपील की कि वे समाज की मुख्य धारा में आएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन यदि कोई कानून व्यवस्था में दिक्कत बनेगा तो कोई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाएं सभी व्यवस्थाओं के लिए हैं, इसलिए ऐसे मार्ग को चुने जो सही है, जिससे समाज में कोई अव्यवस्था ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, अब उनकी चिंता करने का काम हमारा है। इस सामूहिक आत्मसमर्पण को मध्य प्रदेश में नक्सलवाद विरोधी अभियानों की एक बड़ी सफलता भी माना जा रहा है। तो बालाघाट से नक्सलियों का दी एंड हुआ, सरकार की सख्ती हुई, लाल आतंक से मुक्ति भी मिली है। तो सरकार का ये जो प्रहार है, नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। देखिए, जिस तरीके से 10 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है, इसे समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष ये जो हथियार डाले गए, इनका जो समर्पण है, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अब इनकी जिम्मेदारी हमारी है। और ये बात सच है, किसी के हम दुश्मन नहीं हैं, लेकिन जो कानून व्यवस्था में रोड़ा लाएगा उसे हम सहन और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। चलिए अब इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं। अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने, जिस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें सुरेंद्र उर्फ कबीर, जिस पे 62 लाख का इनाम है। इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता समरथ, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समर उर्फ समारू, इस पे 14 लाख का इनाम। सलिता उर्फ सावित्री, इस पे 14 लाख का इनाम। विक्रम उर्फ हिडमा, इस पे 14 लाख का इनाम। लाल सिंह मरावी, इस पे 14 लाख का इनाम। शिल्पा निप्पो, इस पे 14 लाख का इनाम। जरीना जोगी मुसाक, इस पे 14 लाख का इनाम। जयशीला उर्फ ललिता, 14 लाख का इनाम। नवीन नुप्पो, इस पे भी 14 लाख का। कुल जमा लगभग 2 करोड़ 36 लाख का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। इन्होंने सबने पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे। लेकिन ये समय सीमा भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का हमारा सबका संकल्प है कि हर हालत में हमारी धरती पर नक्सलवाद का हम खात्मा करके रहेंगे।
तो मैं एक बार फिर आज इस बालाघाट के सारे पुलिस अधिकारियों को, सभी प्रकार के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, पुलिस जवानों को, सरकार के माध्यम से हम सभी प्रकार के अभियान चलाने के लगातार सतत रूप से उसकी चिंता भी कर रहे हैं और कई कारणों से जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी नीचे तक उतारते हुए। एक और ख़ास बात, हमारे राज्य के अंदर आज भी जिन्होंने समर्पण किया है ये हमारे दबाव के कारण हुआ है और इसमें से अधिकांश लोग हमारे गैर मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन हमारे राज्य के अंदर हम किसी प्रकार की गतिविधि नहीं चलने देंगे, यह उसका परिणाम है। उम्मीद करते हैं अगर और भी कुछ बाहर के बच्चे होंगे तो उनसे मुक्त कराएंगे। हमारे 2 साल के चले हुए अभियानों में डिंडोरी मंडला तो पूर्णतः नक्सलवादी गतिविधि से मुक्त पाया गया। आज के बाद हमारा ये बालाघाट का भी करीब करीब पूरा हिस्सा और खास करके कान्हा, बांधवगढ़, ये जो हमारे टाइगर अभयारण्य है, इनके अंदर जो संभावना रहती थी वो भी शून्य हुई है। उम्मीद करेंगे कि और जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारियों को बधाई। सर, नक्सलवाद को लेकर कोई देखिए, हमारे राज्य के निकटवर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री से तो मिलना ही है लगातार, लेकिन ये एक समेकित अभियान चल रहा है जो केवल मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ से नहीं है, महाराष्ट्र का भी है, आसपास के सारे राज्यों में जहाँ जहाँ नक्सलवादी समस्याएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में समेकित रूप से हम हर जगह नक्सलवादियों के खिलाफ पूरी ताकत से भी लगे और जो मैदान में आता है और मैदान में लड़ना चाहता है उसका मैदान में खात्मा करते हैं और जो आके सरेंडर करता है उसकी जीवन की गारंटी लेके उसका पुनर्वास कराते हैं। ये हमारी पॉलिसी है, उसी पे हम चल रहे हैं। सर, क्या अपील करना चाहते हैं तो बचे हुए नक्सली? अपील पहले दोहराई ना मैंने, फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। जो हमारे साथ आकर के हथियार का समर्पण करना चाहता है तो उसकी जीवन की गारंटी हमारे द्वारा ली जा रही है। उसके जीवन के पुनर्वास को लेकर के सभी प्रकार के आजीविका के लिए जुड़े हुए जो जरूरत होगी वहाँ भी मदद करेंगे, मकान से लगा करके बाकी चीज़ों की चिंता करेंगे, इनाम भी देने वाले हैं और उसी के अलावा भी और कहीं कोई किसी प्रकार की कष्ट होगा उसमें भी हम खड़े हैं। लेकिन हथियार उठा करके जो संघर्ष की इच्छा रखते हैं उनसे हम दबने वाले नहीं, उनको ठिकाने लगे। चलिए, तो सरकार का एंटी नक्सल जो अभियान है, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा और लाल आतंक के पूरी तरह से खात्मे की बात हो रही है। ये जो प्रयास सरकार की तरफ से चलते चले आ रहे हैं, चाहे हम केंद्र की सरकार की बात करें, वहाँ से ये सारी चीज़ें होते होते आज मध्य प्रदेश हो, हम यहाँ तक सारी चीज़ों पर काम होते हुए देख रहे हैं। तो बिल्कुल यदि लाल आतंक को खत्म करना है और इससे बिल्कुल मुक्ति की बात हो रही है तो ये बहुत अच्छे सिनेरियो है जो हमारे और आपके सामने आ रहे हैं। अब जो ये एक सरेंडर हुआ जिस तरीके से 10 लोगों ने किया, ये एक बड़ी सफलता को बताता है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं ये उन्हीं का नतीजा है कि आज इस तरीके से ये सरेंडर हो रहे हैं। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। डॉक्टर वर्णिका शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, नक्सल एक्सपर्ट हैं। वर्णिका जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मनोहर वर्मा है, रिटायर्ड डीआईजी एमपी पुलिस। मनोहर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं मोहन लाल मोदी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत वर्णिका जी पहले आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं? जी जी जी। वर्णिका जी, नक्सल पर जब भी कभी बात हुई है, हम और आप पहले भी चर्चा में बैठे हैं, मध्य प्रदेश के लिए और यहाँ से जो सरेंडर हुए हैं लगातार, इसे कितनी बड़ी सफलता मानती हैं? और सबसे बड़ा क्रेडिट तो ठीक है सरकार का अभियान है, इन चीज़ों के लिए वो प्रयासरत है, उनको क्रेडिट दिया जा सकता है, लेकिन नक्सलियों तक इस चीज़ को जागृत करना कि आत्मसमर्पण करने में ही उनकी भलाई है, ये एक पॉइंट जो है, ये कैसे उन तक इसको सफल होते हम देख पा रहे हैं? देखिए, हम और आपने सही कहा कि कई बार पहले भी इस चैनल के माध्यम से अपने विषयों को रखते आए हैं, बोलते आए हैं, सार्थक संवाद स्थापित किया है। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि मैं पिछले कई वर्षों से उस क्षेत्र के निरंतर दौरे पे रही हूँ, लेकिन ये जो 1.5-2 वर्षों में जो ड्रास्टिक चेंज देखा है, तो इस ड्रास्टिक चेंज के पीछे क्या कारण है, क्या मूलभूत कारण है जिसकी वजह से आज की ये स्थिति, आज जो ये सरेंडर की स्थिति हम देख पा रहे हैं, ये लगातार मेहनत का परिणाम है। क्योंकि गन और मन, स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल, दोनों ही ऑपरेशन उस ग्राउंड पे हुए हैं, लेकिन जब गन और मन में भी वरीयता देने की बारी आई
तो मन विजय की बारी को प्राथमिकता दी गई। आज आत्मसमर्पण करते हुए माओवादियों के पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक तो वहां के लोगों ने इस चीज को भली भांति समझ लिया कि ये माओवादी किसी प्रकार के कल्याण या विकास के लिए तो नहीं आए हैं और हमारी ग्रोथ, हमारा विकास, हमारा डेवलपमेंट उन मैदानी क्षेत्रों की भांति क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बात उनके दिमाग में अब खटने लगी थी। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी कोने कोने में पहुंचने लगी है और मैंने शुरू में ही कहा था कि जब भी ब्लैक बोर्ड और ब्लैक रोड यानी कि शिक्षा और संचार जितनी तेजी से पहुंचेंगे, क्षेत्रों में जागरूकता जाएगी। और नियत नीलानार योजना ने वाकई अच्छा काम किया है उन क्षेत्रों में। आज ये बात उन लोगों को समझ में आ रही है। दूसरी बात, आत्मसमर्पण की जो नीतियां थी वो बहुत ही जो पूरा अपग्रेड किया गया है, उसको रिवाइज किया गया है, वो बहुत ही बेहतर है और लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब हमको भी एक दिशा में, एक उन्नत दिशा में आगे बढ़ना है। सबका मिलके ये जो सरकार ने भी एक राजनीतिक जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है वह देखने योग्य है। सुरक्षा बलों का प्रयास बहुत ही बढ़िया है कि वो जिस तरीके से सिर्फ पॉलिसिंग नहीं कर रहे हैं, कम्युनिटी पॉलिसिंग कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा पहलू है। अब वहाँ पे जागरूकता तो आई है, ये बात हमको मानना पड़ेगा। ठीक है वर्णिका जी, वापस आऊंगी। मनोहर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोहर जी मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो मनोहर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी हाँ मैम, आपको सुन पा रहा हूँ मैं। हाँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है सर। जी। सर, सरकार जी। की जो ये सख्ती है और लाल आतंक से मुक्ति की हम एक पहल मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं और वाकई में ये आत्मसमर्पण जो किया गया है, इनकी आगे की जिम्मेदारी बिल्कुल सरकार देखेगी कैसे करना है। लेकिन ये लाल आतंक को खत्म करने की जो पहल है, जो अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, उसके माध्यम से ये एक बड़ी सफलता है। इसे आप कैसे देखते हैं और आप क्या मानते हैं कि इसमें इतना आगे तक सरकार या ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, ये कैसे इसमें सफल हुए हैं? मैम, ये एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आया है और निश्चित तौर पे जब सरकार के फोकस में कोई चीज आती है और सरकार उसको प्राथमिकता के आधार पर अंजाम देने के लिए तत्पर होती है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के परिणाम सामने आते हैं। क्योंकि पुलिस का जहाँ तक प्रश्न है, पुलिस तो हमेशा से ही सब तरह की असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध और विशेषकर नक्सलियों के विरुद्ध कार्यरत रही है, काम करती रही है। किंतु वांछित सफलता तभी मिलती है जब सरकार के स्तर पर एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ इस समस्या को निपटने के लिए हम आगे आए। मैं वर्णिका जी को सुन रहा था, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। जब आदमी को लगता है कि आसपास सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर उनको कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बल्कि अगर वो मुख्य धारा के साथ जुड़ेंगे तो ही उसमें उनका फायदा होने वाला है। तो ये जो आसपास जो विकास की धाराएं आप देखते हैं, शासन की योजनाएं देखते हैं, शासन की तरफ से एक आश्वासन देखते हैं कि नहीं, अगर आप ये छोड़ दोगे, आप कानून तोड़ने का रास्ता और सही रास्ते पर आ जाओगे तो हम आपको साथ में जोड़ेंगे, आपके कल्याण के लिए भी काम करेंगे और आपके पूरे समाज का भी विकास होगा। तो जब ये एक भाव आ जाता है उनके मन में, तो निश्चित तौर पे फिर जब पुलिस का प्रेशर भी होता है, साथ में पुलिस की तरफ से भी ये बातें बताई जाती, क्योंकि उनको बताने वाला तो बेसिकली कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वही काम होता है। तो जब इस तरह का एक वातावरण बनता है जिसमें सबके प्रयास होते हैं, सारे शासकीय विभागों के, राजनेताओं के, समाज के हर वर्ग के प्रयास होते हैं, और जब उन सबके प्रयास एक ही दिशा में होते हैं कि नहीं, इस रास्ते को छोड़ो, सही रास्ते पर आओ, देश विकसित हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा कल्याण होगा, तो निश्चित तौर पे इस तरह के परिणाम आते हैं। और मुझे तो बहुत खुशी होती, क्योंकि मैं तो बालाघाट के जंगलों में घूमा हूँ एक एक चप्पे चप्पे में, और मैंने देखा है उस समय की भी स्थितियाँ 1991 से लेकर के 92-3 की। तो अब ये सब देख करके मन को बहुत अच्छा लगता है और निश्चित तौर पे इसके लिए विशेष करके जो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है सरकार की, वो सरकार को मैं सभी को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी पुलिस वालों की तरफ से, कि पुलिस तो हमेशा से प्रयास करती रही, कि पुलिस के प्रयासों को सफलता मिलने का जो सच्चा श्रेय है वो हमारी सरकार को है, जिसने इस दिशा में काम किया, पुलिस को भी पीछे से पूरा संबल दिया, पूरा सहयोग किया और एक ऐसा वातावरण निर्माण किया जिसमें कि अब ये सब आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, और जो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं जो है कानून के रास्ते में आकर के और जो भी उनके कॉन्सिक्वेंसेस है वो फेस करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा परिणाम है, सफल हो। बिल्कुल। मोहनलाल मोदी जी, आप कैसे क्योंकि कहते हैं ना कि नक्सल को खत्म करने के लिए इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, एक बहुत सुखद नज़ारा हमारे और आपके सामने आया है, क्योंकि देखिए नक्सलाइट को क्या परेशानियां हैं, क्या हैं, कैसे ये आ गए, किस तरह से इसमें आए, पूरा जीवन इनका चला गया, लेकिन यहाँ से एक नया रास्ता उनको मिला और इन प्रयासों से ही मिला कि सरकार आज, ऐसा नहीं है कि सरकार इनकी जिम्मेदारियों को नहीं देखेगी, लेकिन उनके मन में एक समय पे क्या बीज बोया गया था कि उन्होंने बंदूकें उठा ली थी और आज उनके जहन में ऐसी कौन सी बात आई कि वो आत्मसमर्पण करके एक दूसरी विचारधारा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैसेज जो आ रहा है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए राखी जी, इसमें जो मेन बात है वो ये है कि कालांतर में इसमें कोई शक नहीं है कि आदिवासियों पर अत्याचार हुए। पूर्ववर्ती सरकारों ने शायद इस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, तो कलकत्ता की जो नक्सलवाड़ी है वहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ नक्सलवाद का। चूँकि नक्सलवाड़ी से ये प्रारंभ हुआ तो उसे नक्सलवाद नाम दिया गया। उसके बाद से जब ये कहना चाहिए धरती पुत्र के रूप में न्याय प्राप्त करने के लिए इन्होंने हथियार उठाए, तो आदिवासी समाज में इनको काफ़ी सराहा गया, क्योंकि वातावरण ऐसा ही था। लेकिन कहते हैं ना, जब सरकारें बदलती हैं, नीति बदलती हैं, तो दृश्य भी बदलते हैं, परिणाम भी बदलते हैं। जब ये देखा वर्तमान सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो या मध्य प्रदेश की हो, कि ये जो अब नक्सलवाद है ये दरअसल एक प्रोफेशन बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है। आपको आश्चर्य होगा कि एक जो रिपोर्ट आई थी शासन की, वो ये कहती थी कि ये 14 अरब रुपया सालाना तो वसूली करते हैं। किनसे? जो हमारे कोई मतलब खदान वाले लोग हैं, रेत वाले लोग हैं, वन में लकड़ी काटने वाले लोग हैं, जो ठेकेदार किस्म के लोग होते हैं, बड़े ठेके लेते हैं, उनसे वसूली करने लगे थे और जो नहीं दे रहे थे उनको ये जान से मार रहे थे। तो जब इस पर स्टडी हुई तो इस बात पे सबसे बड़ी जो खतरनाक चीज़ थी वो ये थी, ये वहाँ के ग्रामीणों को अपने एक तरह कैप्चर कर चुके थे। जब भी नक्सलवाद पे हमला हुआ तो लोगों ने इसको आदिवासियों पे हमला करार दिया। तो सबसे बड़ी जो चैलेंज सरकार को ये था कि वो कैसे इस चीज़ को स्पष्ट कर पाए कि नहीं, ये अटैक नक्सलवाद पर हो रहा है, आदिवासियों पर नहीं। तो इसके लिए सरकार ने जो अपने मुखबिर हैं उस तंत्र को मजबूत किया और आदिवासियों के बीच जो विकास कार्य, जैसा आपने भी कहा, वर्णिका जी भी कह रही थी, मनोहर जी भी बोल रहे थे, विकास कार्य जब पहुँचे, ब्लैक बोर्ड और ब्लैक रोड जब एक साथ इन इलाकों में गए तो लोगों को लगा नहीं, सरकार ठीक है, ये लोग गलत हैं। इसके बाद जो भेद पैदा हुआ है और उस भेद का ये कारण रहा, सरकार ने एक स्पष्ट नीति बनाई। केंद्र सरकार ने 31 मार्च इसका डेडलाइन तय की है और उस बीच जब ये कबीर जो 77 लाख का इनामी है, मुख्यमंत्री 62 लाख का बोल रहे थे, अदर राज्यों के भी इनाम इस पर घोषित हैं, 77 लाख ऐसे करके वो है। उसके साथ में और 10 लोगों का सरेंडर हुआ है। दरअसल ये परिणाम उसी नीति का है जो नीति ये तय करती है, आतंकवाद चाहे बाहर से हो, आतंकवाद चाहे भीतर से हो, आतंकवाद आतंकवाद होता है। यदि आतंकवाद कहीं पनपेगा तो हम उसका सर्वनाश करेंगे। हाँ, वार्ता के रास्ते खोले रखे गए, ये एक अच्छा प्रयास था। यही कारण है कि जो बलात् कैप्चर कर लिए गए नक्सलवाद के नाम पर और उनके हाथ में हथियार थमा दिए गए, जब उन लोगों को लगा कि नहीं, सरकारी नीति ठीक है, सामाजिक जीवन ठीक है, उन लोगों ने एक शिफ्ट होने का काम किया। और इसी रूप में छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इधर हमारा मध्य प्रदेश में जो आत्मसमर्पण हुए हैं, सरकार की नीति का परिणाम है। दृढ़ इच्छा शक्ति राजनीति की रही, इसका परिणाम है। पुलिस ने काम किया है, उसको धन्यवाद। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है मनोहर जी, ये एक जो लक्ष्य लेके चले हैं नक्सल के पूरी तरीके से खात्मे की जो बात हो रही थी, मार्च 2026 तक का जो एक लक्ष्य लिया कि हम 2026 में पूरी तरीके से इस लाल आतंक से दूर हो जाएंगे, कहीं नहीं दिखेगा। मुझे लगता है ये एक लक्ष्य लेके चलना और उसके लिए निरंतर काम करना, एक पूरी चेन लगातार काम ही कर रही थी इसको लेकर, तो कितनी बड़ी सफलता मानते हैं और माना जाए कि हाँ, जो लक्ष्य है उसको हर हाल में पूरा जरूर करेंगे यदि ऐसे ही चले तो? निश्चित तौर पे सर्वोच्च वरीयता पर इसे लिया गया है और पूरे देश में आप देख लीजिए, जिन जिन बेल्ट्स में आतंकवाद प्रभावशाली रहा है वहाँ पर अगर आप पुलिस यूनिट को देखेंगे तो वो पूरी पुलिस यूनिट केवल इसी काम के लिए काम कर रही है कि किसी भी स्थिति में इस नक्सलवाद को जो डेडलाइन है
उस डेडलाइन के पहले खत्म कर देना है। तो एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण बना है और ये मैसेज उन लोगों तक भी गया है कि हमको उसके पहले पहले अगर हम आ जाते हैं मुख्य धारा में और शामिल हो जाते हैं, अपने हथियारों को डाल देते हैं, तो हमारा आगे का भविष्य अच्छा होगा। ये मैसेज उन तक भी गया है और ये उसी का परिणाम है कि हम इस तरह के अब ये सरेंडर्स भी देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस डेडलाइन के बाद भी वो एक्टिव रहते हैं तो फिर शायद जो है उनके ऊपर और ज्यादा ब्रूटली ये जो एक्शंस होते हैं एंटी नक्सल वाले, उसका उन्हें सामना करना पड़ सकता है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि जो डेडलाइन तय की गई है सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं और तब तक निश्चित तौर पे हम ये पाएंगे कि ये नक्सलवाद जो है वो लगभग खत्म हो गया है। ये हम सब देखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा दिन होगा जब हम कह पाएंगे कि अब ये नक्सलवाद हमारे यहाँ से दूर हो गया है और ये निश्चित तौर पे एक तरह से मुहर भी लगाएगा हमारे विकास को, हमारी सरकार को, कि हमारी सरकार सबका सुनती है, सबका करती है, समग्र विकास हो रहा है और सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो एक बहुत अच्छा वातावरण भी बनेगा और एक बहुत अच्छा संदेश भी इससे जाएगा। बिल्कुल। मनोहर जी, एक और छोटा सा सवाल है। इस तरह से जो लोग आत्मसमर्पण करते हैं, क्योंकि ये नक्सलाइट हैं, ये किस विचारधारा में थे, इनका किस तरह से ब्रेन वॉश हुआ, फिर ये कैसे आए, आज ये आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो आगे इनकी जिम्मेदारी सरकार की बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आप क्योंकि बहुत नज़दीक से आपने पुलिस प्रशासन को देखा है, आपने भी कहा बालाघाट में भी आप बहुत नज़दीक से आपने काम किया, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ कि जब ये आत्मसमर्पण कर देते हैं उसके बाद किस तरीके से इन लोगों को रखा जाता है या किस तरह के काम में इनको जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत टास्क होता है। देखिए, समर्पण तो कर दिया, लेकिन जो दिमागी स्थिति है, जो ब्रेन वॉश इनका पहले हुआ, उन सारी चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया मैम आपने। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने जो कुछ अपराध किए हैं तो वो अपराधों का जो प्रकरण है वो तो न्यायालय में इनके खिलाफ चलेगा, लेकिन अब जैसे इन्होंने सरेंडर कर दिया है तो इनको एक अच्छे वातावरण में बड़े पॉजिटिव तरीके से रखा जाएगा। जैसे अगर इनको थाने में भी रखा गया तो थाने में बहुत अच्छे से आओ भगत के साथ और बड़ा अच्छा व्यवहार इनके साथ, ताकि उनको भी पॉजिटिविटी मिले कि नहीं भाई, हम सब लोग भी तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे मित्र हैं, हमें को तुमसे कोई बैर नहीं है, लेकिन हाँ, तुमने पहले जो भी अपराध किए हैं तो उन अपराधों के लिए तो माननीय न्यायालय में केस चलेगा, किंतु जब आप ये सब छोड़ के स्वेच्छा से आए हो तो फिर माननीय न्यायालय भी आपके प्रति सहानुभूति रखते हैं और जहां अगर आपको सजा मिलनी मान लीजिए 5 साल की, तो फिर वो जो मिनिमम सजा उसमें मिल सकती है वो मिनिमम सजा दी जाती है। और जब ये जेल में भी जाएंगे तो जेल में भी इनको एक अलग तरीके से पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखते हैं, इनकी काउंसलिंग होती है, अच्छी तरीके से इनको एक अच्छा वातावरण दिया जाता है जिससे इनके मन में वो सारी पुरानी जितनी भी विष भरे गए थे वो सारे विष इनके दूर हों और ये वास्तव में फिर समाज की जो मुख्य धारा है उसके साथ जुड़े और एक सकारात्मकता के साथ समाज के लिए काम करें और अपना खुद के भविष्य को आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से जो है इनका जीवन का पुनरुद्धार होगा। बिल्कुल। मोहनलाल मोदी जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी। हाँ, ये जो बताया है मनोहर जी ने, इसमें ये आवश्यक भी है। जब ये पॉजिटिविटी बाहर जाती है, चाहे वो जेल से जाए या थाने से जाए, तो जैसे कि अभी आपने भी कहा कि जो अब शेष रह गए मैदान में, उनके पास जब संदेश जाता है कि जो मित्रों ने सरेंडर किया है वो सकुशल हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा हो रहा है, तो फिर वो इसके लिए प्रोत्साहित होते हैं। और ऐसी स्थिति में हम ये मान सकते हैं कि जो शेष लोग सक्रिय रह गए हैं वो शायद आत्मसमर्पण कर देंगे, लेकिन जो रह जाते हैं उनके लिए मैं आश्वस्त हूँ, डेडलाइन फिक्स है। यदि लोगों ने बचने का प्रयास किया और हथियार बनाए रखे तो फिर उनके हिस्से में मृत्यु के सिवाय और कुछ नहीं आने वाला है। एक आम नागरिक होने के नाते, जागरूक पत्रकार होने के नाते मैं भी कहीं नक्सली इस कार्यक्रम को देखें तो यही अपील करूँगा, उन्हें अब समाज की मुख्य धारा में आ जाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट था और ये बात सच है, चर्चा के माध्यम से ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश होती है कि इस विचारधारा को जो अभी भी इस जगह पे हैं उन तक ये यदि बात पहुंचेगी तो आत्मसमर्पण एक बहुत अच्छा जरिया है आगे के जीवन के लिए। अन्यथा तो देखिए, यदि कोई दुर्दांत अपराधी हो या नक्सलाइट हो, उसका तो फिर सिर्फ एनकाउंटर ही होता है और मुठभेड़ होती है। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से हटके बहुत अच्छा प्रयास है आत्मसमर्पण का, और जिस लक्ष्य को लेकर, जिस अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयास है, यदि ऐसे ही चलते रहे तो उस लक्ष्य को भी जरूर पूरा करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वर्णिका जी भी पहले ही अपनी बात रख के जा चुकी हैं, उनका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एंटी नक्सल अभियान की
जो बात हो रही है, देखिए 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। और जो एक मूल लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि हम 2026 तक पूरी तरीके से इस लाल आतंक से मुक्त हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं सफल और साकार होता भी नजर आ रहा है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।